नमस्कार, मैं हरवीर सिंह हाजिर हूं एक नए शो हिंद किसान की बात के साथ। इस नए शो में हम बात करेंगे असली भारत की, देश के किसानों की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की और इनसे जुड़े तमाम सारे जो मसले हैं, नीतिगत मसले हों, देश से जुड़े हों, विदेश से जुड़े हों। और इस पहली कड़ी में आज हमारा मुद्दा है, क्या केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है? अगर नहीं तो किसानों के बीच ये आशंका कहां से आई? क्या किसानों की ये आशंका वाकई बेबुनियाद है? अगर नहीं तो इसका आधार क्या है और क्यों किसान इस मसले को लेकर के सड़कों पर हैं जब कोरोना की महामारी फैल रही है, लेकिन देश के किसान अपने घरों, अपने खेतों से बाहर निकलकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर हम स्थिति साफ करने की कोशिश करेंगे और विचार जानेंगे अपने मेहमानों के। इस चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, जो स्वराज अभियान के संस्थापक हैं और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। साथ ही पिछले करीब एक दशक से योगेंद्र जी किसानों के मुद्दों पर, खासतौर से एमएसपी को लेकर के जो खामियां हैं, मंडियों में क्या दिक्कतें हैं किसानों की, क्यों उनको ठीक दाम नहीं मिल पाता, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। मेरे साथ दूसरे खास मेहमान हैं टी नंद कुमार जी। नंद कुमार जी पूर्व कृषि सचिव हैं और इसके साथ वो खाद्य सचिव भी रहे हैं, जिन्होंने देश में खाद्यान्नों की जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है उसको बहुत करीब से देखा है, उसको लागू किया है। तमाम सारे जो फैसले किसानों से जुड़े हो सकते हैं, जो नीतियां बनी हैं, उनको लेकर के उनका लंबा अनुभव है। और एक और वाकया है कि जब देश में पिछले दशक में खाद्यान्न की दिक्कत हुई थी, खासतौर से गेहूं की, उस वक्त गेहूं की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी को लेकर के उनकी जिद जो लागू हुई और आयात को रोकने के लिए किस तरीके से राज्यों के बीच में बेहतर तालमेल किया, ये श्रेय उनके खाते में जाता है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हम लोग देखते हैं पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। पंजाब के इन किसानों का गुस्सा सरकार पर कम होते भरोसे का एक नजारा है। पिछली 20 जुलाई को सड़कों पर उतरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों का ये प्रदर्शन दिखाता है कि हाल फिलहाल में किसानों में इस तरह डर बैठ रहा है कि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद से पीछे हट जाएगी। दरअसल पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा किसानों को क्यों महसूस हो रहा है कि सरकार एमएसपी को खत्म कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार जून में मंडी व्यवस्था, आवश्यक वस्तु कानून और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े अपने अध्यादेशों को लेकर आई है। सरकार इसे किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित करने में जुटी है, लेकिन ये बात किसानों के ही गले नहीं उतर रही है। किसानों को लगता है कि अगर एक बार मंडी व्यवस्था खत्म हो गई तो सरकार इसी का बहाना लेकर एमएसपी पर फसलों की खरीद से पीछे हट जाएगी। दरअसल खेती किसानी की नीतियों पर टिप्पणी करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद शांता कुमार कमेटी के 5.8% के आंकड़ों का उपयोग कर एमएसपी सिस्टम को खत्म कर किसानों को सीधे पैसा देने की हिमायती है। किसान केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेशों को शांता कुमार कमेटी से लेकर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों और सरकार के दूसरे कदमों से जोड़कर देख रही है। 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने शांता कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के पुनर्गठन के बारे में सुझाव देना था, लेकिन इससे अपनी रिपोर्ट में धान और गेहूं की सरकारी खरीद के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ को सिर्फ 5.8% किसानों तक सीमित बताया। इसी आधार पर एमएसपी पर फसलों की खरीद में FCI की भूमिका घटाने, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ाने, बफर स्टॉक के नियमों की सख्ती से लागू करने, साथ ही किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त बोनस देने पर रोक लगाने, किसानों को कैश सब्सिडी देने जैसी सिफारिशें कर डाली। लेकिन नीति आयोग ने शांता कुमार कमेटी के ठीक उलट एमएसपी को फसलों की सही कीमत दिलाने का कारगर उपाय बताया है। 2016 की इवैल्यूएशन स्टडी ऑन द एफिकेसी ऑफ एमएसपी के मुताबिक छोटे से लेकर बड़े किसान अपनी घरेलू खपत के बाद बचे हुए अनाज को एमएसपी पर बेचते हैं। ये बात सही है कि ज्यादा जमीन वाले यानी बड़े किसानों के पास सरप्लस अनाज ज्यादा होता है, यानी एमएसपी पर वही लोग ज्यादा फसल बेच पाते हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ 4 हेक्टेयर के ज्यादा जमीन वाले बड़े किसान 15% हैं, जो कुल उपज का 48% गेहूं एमएसपी पर बेचते हैं।
इसके मुकाबले 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले छोटे किसान अपना 27% गेहूं एमएसपी पर बेचते हैं। ये आंकड़ा राजस्थान में 18% और उत्तर प्रदेश में 10% है। तमाम चुनौतियों और असंतोष के बावजूद इस सर्वे में शामिल 94% किसानों ने कहा कि एमएसपी को बनाए रखना चाहिए, लेकिन वजहें और भी हैं। सरकारी खरीद में हर साल सरकार करीब 350 लाख टन गेहूं की खरीद होती है। करीब इतना ही धान भी खरीदा जाता है। इसके आधार पर ही 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है। गन्ना किसानों को मिलने वाले एसएपी और एफआरपी के आकलन को लिया जाए तो 1 करोड़ से अधिक किसानों को इस व्यवस्था के तहत सरकार द्वारा घोषित दाम मिलता है। वहीं इसके अलावा कपास, कोपरा, तिलहन और दालों की सरकारी खरीद का भी किसानों को सीधे फायदा होता है। अकेले गुजरात में सहकारी समितियों को आपूर्ति करने वाले किसानों की तादाद 30 लाख है। इसमें देश की दूसरी सहकारी दूध फेडरेशन को जोड़ने पर आसानी से ये संख्या 1 करोड़ को पार कर जाती है। अगर यहाँ दिए गए आंकड़ों के आधार को भी मान ले तो ये आंकड़ा करीब 4 करोड़ पहुँच जाता है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि करीब 1/3 किसानों को सरकारी दाम की व्यवस्था का सीधे फायदा पहुँचता है। ऐसे में 5.8% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलने का तर्क आंकड़ों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। योगेंद्र जी, मैं पहला सवाल आपसे करूंगा इस मसले पर कि ये जो अभी ताजा आंदोलन है किसानों का, ये स्थिति क्यों पैदा हुई है? क्यों देश के किसान कोरोना के महामारी के संकट के दौर में सड़कों पर क्यों आए? ऐसी हालत क्यों पैदा हुई? अलवीर भाई, अनुमति दें तो मैं 2 बधाई के साथ शुरू करूंगा। जी। पहला तो ये कि आप जैसा कृषि विशेषज्ञ समझदार व्यक्ति अब इस नए शो को शुरू कर रहा है। मेरी उम्मीद है कि देश भर के तमाम कृषि एक्टिविस्ट, मेरे जैसे लोग, आपके इस शो से कुछ सीखेंगे। आपने बातचीत शुरू की, बहुत बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बधाई आपने जो अभी रिपोर्ट दी उसके लिए, क्योंकि वो इस मिथक का खंडन करती है। बहुत समय से ये प्रचार किया जा रहा है कि भाई एमएसपी का फायदा तो सिर्फ 6% किसान को मिलता है, 94% को तो कुछ मिलता ही नहीं है। ये बात सरासर झूठ है और ये आपने जो दिखाया बिल्कुल सही है। कम से कम 1/4, 1/3 किसान को सीधा फायदा होता है। और सीधे फायदे की बात छोड़ भी दें, जैसे ही एमएसपी लागू होती है वैसे ही बाजार का दाम बढ़ जाता है। मेरे इलाके में बाजरा, दक्षिण हरियाणा में 3 साल पहले जब एमएसपी 1300 रुपए हुआ करती थी तो बाजरा 1100 रुपए में बिका करता था। जैसे ही एमएसपी 1900 हुई, बाजरे का बाजार में दाम 1800 रुपए हो गया, 1850 रुपए हो गया। तो इसलिए एमएसपी से फर्क पड़ता है, और अगर ना पड़ता तो किसान बावला नहीं है, किसान पागल नहीं है जो आपके खड़ा होकर मांग रहा है उन चीजों के लिए। कुछ तो अकल उसमें भी है, या मान के चल। किसान को शक क्यों है? पहली बात, इस शक की बुनियाद है शांता कुमार कमेटी, जिसे दरअसल शांता कुमार अशोक गुलाटी कमेटी कहा जाना चाहिए। उस कमेटी ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि इस व्यवस्था को अब आप बंद कीजिए। दूसरा, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के 2015 में कहा था कि भाई ये लागत की 1.5 गुना एमएसपी देना हमारे बस में नहीं है, ये इससे मार्केट व्यवस्था खराब हो जाएगी। तीसरा, सरकार ने 2014 में आने के बाद भी और इस बार 2019 में आने के बाद भी सरकार ने राज्य सरकारों को बोनस देने से रोका है। यानी कि जो राज्य सरकार अपनी जेब से पैसा दे रही थी, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं तुम वो नहीं दे सकते। तो मतलब नियत में खोट है, ये सिर्फ किसान के दिमाग में नहीं है, ये बात हो रही है। और हरवीर भाई, अगर एमएसपी को इस देश में बंद किया जाएगा तो कैसे बंद किया जाएगा हम समझ लें। ये तो किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं होगी कि एक मरीज जिसके अंदर ऑक्सीजन की ट्यूब लगी हुई है, झटके से आके कैमरा के सामने ऑक्सीजन की ट्यूब उससे बाहर खींचेगा। ऐसे कभी एमएसपी खत्म नहीं होगा। एमएसपी को बड़े करीने से बंद किया जाएगा। पहले ऑक्सीजन का जो स्टॉक है अस्पताल के अंदर, उसके अंदर कमी हो जाएगी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी हो जाएगी। फिर मरीजों को अस्पताल के बाहर से ही भेज दिया जाएगा। ये सब खेल किए जाते हैं सरकार। इस तरह से कोई सरकार घोषणा करके कभी नहीं कहेगी आज से हमने एमएसपी बंद कर दिया। तो ये योगेंद्र जी, मैं आता हूं, कर देगी जहां एमएसपी मिल सकता था। मैं आपके पास आता हूं, यही मैं सवाल नंद कुमार जी से करता हूं कि एक तो नंद कुमार जी का लंबा अनुभव है, उन्होंने कृषि मंत्रालय में रहे, खाद्य मंत्रालय में रहे, और जो कृषि से जुड़ी नीतियां हैं उनको बहुत करीब से देखा है आपने।
नंद कुमार जी, ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, ये किसानों के अंदर ये डर क्यों पैदा हुआ? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये पहला हम लोग आज इस नए शो में जो मुद्दा रखा है, पटियाला के पास के गांव के किसान का अचानक 15 दिन पहले मुझे फोन आता है कि सर ये बताइए कि हमारी एमएसपी की जो व्यवस्था है क्या वो खत्म हो जाएगी? तो दूर दराज जो किसान बैठा हुआ है उसके अंदर ये डर क्यों पैदा हुआ? ऐसी क्या परिस्थिति रही है कि किसानों को इस डर के चलते सड़कों पर आना पड़ा? नंद कुमार जी। हरवीर जी, आपने ये मुद्दा नेशनल लेवल पर आपने उठाया, ये बहुत सराहनीय बात है। मेरे ख्याल से ये इस बात पे हुई है कि 3 जो ऑर्डिनेंस नए निकले थे उसमें से एक खास करके जो एपीएमसी मंडियों से बाहर भी आप बेच सकते हैं, वहां आपको एपीएमसी सेस देना नहीं पड़ेगा, इस तरह का एक कानून लाया गया। तो ये डर स्वाभाविक है कि अगर आप पूरे मार्केट खोल देते हैं और एपीएमसी को बाहर निकाल देते हैं तो क्या फिर ये पूरे प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा, ये एक डर है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि सरकार एमएसपी से भाग नहीं सकेगी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी अपनी जगह पर बनी रहेगी और वो किस रूप में वो इम्प्लीमेंट होंगे नहीं होंगे वो अलग बातें हैं। और दूसरी है कि हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी उससे भी खराब है जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देने के लिए एमएसपी जैसा एक ढांचा रखना जरूरी है। लेकिन डर ये हो गया कि 3 ऑर्डिनेंस एकाएक निकल गया और इसमें शायद जो कंसल्टेशन होनी चाहिए, जो बातें रखनी चाहिए, वो हुई नहीं। और वो ऑर्डिनेंस बनाते समय उसमें भी काफी ग्लिचेस उसमें हुई है, जिसके बारे में मैंने लिखा है। तो ये सबसे पहला बात ये है कि आप ये अश्योर करें कि भाई हम एमएसपी रेजीम से बाहर नहीं जा रहे हैं। मैं योगेंद्र जी आपके पास आता हूं, क्योंकि ये हमें इसे सिलसिलेवार देखना चाहिए कि एक तो आपने सही जिक्र किया कि जब एनडीए की ये पहली गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने राज्यों को चिट्ठी लिखी, आप किसानों को एमएसपी के ऊपर बोनस नहीं दे सकते। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बोनस देता था जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट थे। और इसके बाद जब नए रिफॉर्म्स की बात आई तो ये जो अध्यादेश हम कह रहे हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में तमाम सारे खाद्यान्न, तिलहन और दूसरे कृषि उत्पाद जो है उनको बाहर कर दिया गया, जिससे प्राइवेट ट्रेड को फलने फूलने का मौका मिले। और साथ में जो किसानों के जो उपज है या और दूसरे उत्पाद हैं उनको खरीदने के लिए एक नया अध्यादेश लाया गया। और तीसरा अध्यादेश जो है वो लाया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। ये कड़ी अगर आप जोड़ते हैं एक साथ में, और इन दोनों अध्यादेशों में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और राज्यों का जो अधिकार है कृषि विपणन के ऊपर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर, उसको दरकिनार करके ये नया एक ऑब्जेक्टिव के साथ में कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रेड, किसानों के उत्पादों का ट्रेड शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीजें जो मिलके आई हैं, उसी ने तो ये किसानों के अंदर दहशत पैदा नहीं की। योगेंद्र जी। बाकायदा हरवीर भाई, आपने सही कहा। देखिए, इस देश की एक पुरानी बीमारी है कि इस देश की कृषि नीति बनाते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान इसका रखा जाता है कि सरकार को कहीं ये संकट ना हो जाए कि इस देश में खाद्यान्न की कमी ना हो जाए, जो उचित बात है। लेकिन एक दूसरी प्रायोरिटी इस बात की होती है कि गरीब को सस्ता खाद्यान्न मिल जाए, ये भी उचित बात है। लेकिन और तीसरी प्रायोरिटी होती है ट्रेडर और स्टॉकिस्ट और बिजनेस, इसका इंटरेस्ट हो जाए। और किसान जो है उत्पादक, वो तो बेचारा चौथी प्रायोरिटी में आता है। और आपने जो सारी बातें बताई अभी, ये जो 3 नए कानून आए हैं सरकार की तरफ से, किसके लिए बने हैं? पहला एसेंशियल कमोडिटीज वाला कानून बना है स्टॉकिस्ट के लिए, जो एपीएमसी वाला कानून बना है वो प्राइवेट ट्रेडर के लिए बना है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है बना है बिजनेस के लिए। अब आप बताइए, 3 कृषि से संबंधित बड़े कानून, और तीनों कानून किसान के लिए नहीं बने। तीनों में कहा जाता है कि हाँ, इससे किसान को भी फायदा हो जाएगा, मगर मुख्यतः किसान को फायदा देने के लिए बने नहीं है ये कानून। जो नंद कुमार जी ने बात कही, उसमें जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं, सर ये बात बिल्कुल सही है कि किसी सरकार की
हिम्मत नहीं होगी एमएसपी को खुले तौर पे बंद करने की। लेकिन इसमें अंतर कीजिए दो बातों में, पीडीएस और एमएसपी। ये बात बिल्कुल सही है कि गरीबों को राशन देने की व्यवस्था को बंद करने की ना कोई सरकार स्थिति में ना है, ना होनी चाहिए। लेकिन गरीबों को राशन देने के लिए एमएसपी देना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग व्यवस्थाएं थी। एमएसपी का उद्देश्य गरीबों को सस्ता राशन देना नहीं है। एमएसपी का उद्देश्य है किसान को उसकी मेहनत का उचित मेहनताना देना। आज की भी जो एमएसपी व्यवस्था है, आप तो मुझसे भी बेहतर जानते हैं, कहने को 23 फसलों के अंदर घोषित होती है, लागू तो सिर्फ 2 फसलों में होती है, 2.5-3 फसलों में होती है। गेहूं में हो जाती है, गेहूं और धान में तो हो जाती है, बाकी जहां जिसका जोर चल जाए, जो धक्का कर दे, जो थोड़ा आंदोलन कर दे, उसका किया जाता है। और इस सब के बाहर गन्ने की फसल है जिसके अंदर मिल जाता है। तो अब जो सरकार कर रही है उसका परिणाम ये होगा, और जैसे मैंने कहा, कभी सरकार आके टीवी कैमरा के सामने मरीज की नाक में से ऑक्सीजन की नली खींचेगी नहीं, वो पीछे से सप्लाई कम हो जाएगी, टेक्नीशियन जो ऑक्सीजन ठीक करने वाला है वो अस्पताल से गायब हो जाएगा, और यही हो रहा है। तो ये योगेंद्र जी अभी एपीएमसी की व्यवस्था टूट जाएगी। एपीएमसी की व्यवस्था अगर टूट गई उसके बाद कहां से मिलेगा उसको एमएसपी? अनंत कुमार जी, जैसे अभी योगेंद्र कह रहे थे, और एक मैंने जो एक सिलसिलेवार जो घटनाक्रम बताया है, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, बहुत सारे फैसले होते रहे जिसका आप के सामने ये सब काम हुए हैं, तो ये जो घटनाक्रम है ये उस डायरेक्शन में लेकर के जाता है क्या जहां ये डर पैदा हुआ है? और दूसरी बात यह है कि आपने खुद ही जैसे पहले कहा कि जब ये नीतियां बनती है, जब ये फैसले हो रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, वो किसान है। वो इसमें हमें कहीं नहीं दिखता, उसको कहीं शामिल नहीं किया गया किसी भी स्तर पर। क्यों नहीं ये तमाम सारे जो बदलाव हो रहे थे उनको लेकर के पहले पब्लिक किया गया, लोगों के बीच में लेकर के क्यों नहीं आए, और किसानों को क्यों नहीं उस टेबल पर बैठाया गया जहां ये फैसले हो रहे थे? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती इसमें यह है कि किसानों से कोई खास कंसल्टेशन हुआ ऐसा मुझे नहीं लगा। ये क्यों नहीं हुआ ये तो सरकार में जो बैठे हैं वो जाने, या हड़बड़ी में ये काम कर दिया गया, ये इस पर तो अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अगर किसानों से आप कंसल्ट नहीं करें, उनको समझा, ऐसा नहीं है कि किसान समझते नहीं है या अनरीजनेबल है, ये दोनों प्रिजम्पशन गलत है। किसान बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है, और मैं ये भी मानता हूं जो किसान के लिए अच्छा है वो देश के लिए अच्छा है। लेकिन योगेंद्र जी से एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी का जो शुरुआत है वो फूड सिक्योरिटी पर से शुरू हुआ था, इसलिए गेहूं और चावल पे प्रोक्योरमेंट सही होता है, बाकी नहीं होता। तो फूड सिक्योरिटी को अलग करके हम एमएसपी की बात करेंगे तो ये सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये एमएसपी का जो फेलियर है, वो जो कह रहे हैं बाकी 23 क्रॉप में से शायद 21 क्रॉप में फेल ही हो रहा होगा, वहां पे क्यों है? वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेशर नहीं है, जबकि आप गेहूं और चावल का आपका स्टॉक के ऊपर आपको प्रेशर है, और आप ये भी जानते हैं कि आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे गेहूं और चावल के मामले में। आप आयात करके इस डिमांड को मीट कर नहीं सकते। आप जो भी कुछ भी कहें, मैं ये मान के चलता हूं कि इंपोर्ट इज नॉट एन ऑप्शन इन द फूड सिक्योरिटी बास्केट, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि हम किसान का इनकम बढ़ाना चाहते हैं। आप किसान का इनकम आपको बढ़ाना चाहेंगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज स्मॉल पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन। वो एक सोल्यूशन है ही नहीं बहुत मामले में। आप प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस सेटिंग ऑफ ग्राउंड लेवल प्राइसेस इज द सोल्यूशन। आप ये योगेंद्र जी ने सही कहा कि आप एमएसपी नहीं मिल रहा है, ये एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन एमएसपी जब अनाउंस होती है तो मार्केट प्राइसेस एमएसपी के नजदीक तक पहुंच जाते हैं, वो एक फायदा किसान को मिलता है। तो मैं अभी भी हरवीर भी ये कह रहा हूं कि सरकार को किसानों के साथ बैठ के उनकी जो भी एप्रीहेंशन है उसको सुधारते हुए, अभी ये ऑर्डिनेंस है, ये एक्ट बनने में 5 महीना अभी भी बचे हैं, उस समय इसमें आवश्यक सुधार कर लेनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए ऑर्डिनेंस है तो किसान की इनकम एंड हिज वेलफेयर हैज टू बी ऑफ प्राइमरी कंसर्न। योगेंद्र जी, जैसे नंद कुमार जी ने कहा कि ये अभी अध्यादेश हैं, इनको कानून बनाने के लिए सरकार को संसद में विधेयक लाना पड़ेगा, उसके ऊपर चर्चा होगी।
किसानों का एक अच्छा खासा बड़ा संगठन बन गया है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी। आप लोगों के आंदोलन की रूपरेखा बन रही है। सरकार के ऊपर किस तरीके का दबाव किसान बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि वो एक तो स्थिति को पूरा साफ करे, किसानों को भरोसे में ले और उनके अंदर से ये डर दूर करे कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। साथ ही इस व्यवस्था को, क्योंकि आंकड़ों में आप भी कह रहे हैं, हमने भी बताया कि जो शांता कुमार कमेटी के आंकड़े हैं वो दुरुस्त नहीं है, उनका कोई बड़ा आधार नहीं है। हमें व्यवस्था को मजबूत करके किसानों की आमदनी बढ़ाने की ओर जाना है। इस पर आपसे एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा। योगेंद्र जी, ये कोई संयोग नहीं है कि सरकार ने बिना किसानों से बातचीत किए कोरोना के संकट के बीच ऑर्डिनेंस के जरिए इसको किया। ये संयोग नहीं है, बाई चांस कोई छोटी सी मिस्टेक नहीं हुई है। ये हुआ ही इसलिए है कि सरकार को पता था कि ये सिर्फ चोर दरवाजे से ला सकते हैं, फ्रंट डोर से ला ही नहीं सकते कभी भी। खुद आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन इसको अपोज कर रहा है, हमारी बात तो छोड़ दीजिए। सरकार को पता था किसान कभी इसको हाँ नहीं करेगा, इसलिए इस कोरोना के अंधेरे में, इसकी आड़ में ऑर्डिनेंस के चोर दरवाजे से और बिना किसानों की राय किए, और ऐसा जिसमें केंद्र सरकार का लेजिस्लेटिव अधिकार नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके जरिए लाया गया है। तो इसलिए इसमें छोटे मोटे सुधार से काम नहीं चलेगा। इसलिए देश भर के किसानों ने ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसके साथ हम सब लोग भी जुड़े हुए हैं, सबने तय किया है कि 9 अगस्त को, ये जो 9 अगस्त 1942 का दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है, उस दिन देश भर के किसान 9 मांगों को लेके, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि इन तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए। तो मैं योगेंद्र जी, समय का थोड़ा अभाव है। नंद कुमार जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी और जो देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो सरकार ने खुद अपना जिम्मा उठाने की बात कही है, क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी? एक छोटा सा मैं इसके ऊपर आपके टिप्पणी चाहूंगा। नंद कुमार जी। नहीं, अभी तक जो भी ट्रेंड्स मैंने देखे हैं, ये आमदनी दुगुना करने का दिशा में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखे नहीं है। कोई भी डेटा आप निकाल के देख लीजिए, ये जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम लगता है कि एक ड्रीम है, अच्छा ड्रीम है, लेकिन उसकी तरफ बहुत गुड इम्प्लीमेंटेशन या अच्छी कदम मैंने देखी नहीं है। दूसरी बात, अगर किसान असंतुष्ट है किसी वजह से, मैं समझता हूं उनसे बात करके इसका हल निकालना चाहिए, चाहे अमेंडमेंट करे, नया एक्ट लाए, वो अपनी अपनी जगह पर पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन बिना कंसल्टेशन का इसको लागू करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो योगेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय से हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वक्त निकाला, हमारे साथ आप जुड़े। और नंद कुमार जी, आप का इतना अनुभव है, आपने साझा किया हमारे साथ और आगे के लिए इसका राह दिखाने की कोशिश की है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि जो आज का हमारा हिंद किसान की बात का जो मुद्दा है, उसमें तमाम सारे पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की है। सरकार को देखना पड़ेगा, किसान सड़क पर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये आंदोलन जोर पकड़ सकता है और अगर समय रहते सरकार दखल नहीं देती तो उसको कई दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि देश के किसान और जो कृषि क्षेत्र है उस पर जो आबादी उस निर्भर करती है वो अभी भी 60% से ज्यादा है। और कोरोना ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को एकदम नीचे धकेल दिया है, एक अकेला क्षेत्र ऐसा है जो कृषि और उससे जुड़ा क्षेत्र है, जहां पर इकोनॉमी को पटरी पर लाने का रास्ता सबको दिख रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूरी कदम उठाएगी और जो जरूरी है वो बदलाव करेगी। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का बहुत धन्यवाद करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। हिंद किसान की बात में फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।